नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TV30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ राजदीप तोमर। आज हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस ज़िले में, जहां पर हाथरस सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हम आज बैठे हुए हैं। और आज हम ऐसी शख्सियत के बीच में हैं जो कि प्रदेश में एक अपनी अलग पहचान रखती हैं। हम बात करेंगे आज भारतीय जनता पार्टी के नेता रामवीर भैया जी से और जानेंगे कितना कठिन और कितना सरल है हाथरस सदर विधानसभा के लिए आगामी विधानसभा चुनाव। हमारे बीच में मौजूद है रामवीर भैया जी। भैया जी, आपका स्वागत है TV30 इंडिया पर। धन्यवाद राजदीप जी, स्वागत करता हूं हाथरस में आपका, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और अपनी तरफ से भी। हम चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए एक बार आप अपना संक्षिप्त में अपना परिचय बता दें, अपने बारे में बता दें, जिससे दर्शक जो जानते हैं, जो नहीं भी जानते, वो भी आपके विषय में जान पाएँ। मैं रामवीर सिंह भैया जी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रदेश में भी जिम्मेदारी दे रखी है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी विशेष आमंत्रित अनुसूचित जाति मोर्चे का भी मैं सदस्य हूं। इसके साथ एक सामाजिक संस्था है गुरु रविदास विश्व महापीठ, उसका भी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं। पूर्व में मैं राष्ट्रीय महामंत्री था, लेकिन वर्तमान में प्रदेश में कार्यकारिणी का गठन करने के लिए आज प्रदेश में अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी निभा रहा हूँ। आपका राजनीतिक कैरियर बसपा से एक शुरुआत हुई आपकी। आप बसपा से जो है राजनीति में एक शुरुआत की और उसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी में आप जुड़कर लंबे समय से काम कर रहे हैं। ऐसे में ये जो लंबा सफ़र था, ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे जो शुरुआत हुई? शुरुआत में मैंने सामाजिक सेवा से शुरुआत की थी। उसके बाद में बहुजन समाज पार्टी से जुड़ गया था। मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा से प्रभावित होकर मान्यवर काशीराम जी ने दबे कुचले लोगों की लड़ाई लड़ी थी। मैंने उनके साथ उनकी क्लास अटेंड की है। काफ़ी दिन उनके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। मैं आज भी मानता हूं कि मान्यवर काशीराम जी एक सामाजिक योद्धा थे, जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई इस देश में पूरे आजीवन लड़ी। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी अपने रास्ते से भटक गई है और पैसे को प्राथमिकता मिलने लगी है। इससे कुपित होकर मैंने 2007 में बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया था और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी। तब से मैं भारतीय जनता पार्टी में कार्य कर रहा हूँ। आपका लंबा अनुभव रहा है हाथरस क्षेत्र से राजनीति का, क्योंकि आपने बसपा से जो है लोकसभा का एक चुनाव फाइट किया है। इसके बाद आप भारतीय जनता पार्टी से भी जो है विधानसभा का चुनाव भी फाइट किया है। क्या लगता है, कैसी ज़मीन है हाथरस सदर की? यहाँ की जो वोटर हैं वो किस मूड के हैं, किस तरीके के हैं? मुझे बहुजन समाज पार्टी से 2004 में लोकसभा हाथरस से चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जिसमें मैंने बहुत कम मतों से 11,000 मतों से चुनाव हारा था। 4 विधानसभा हाथरस लोकसभा से जीता था। केवल एक अतरौली विधानसभा से चुनाव हारने के बाद मैं दूसरे नंबर पर रहा 11,000 वोट से हार कर। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी में मैं आया, भारतीय जनता पार्टी में 2007 में ही मैंने सदस्यता ली थी। 2007 में ही भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सामान्य सीट पर हाथरस विधानसभा का चुनाव लड़ाया था और वो भी मैंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा था। जनता के सहयोग से, सामाजिक सौहार्द से हाथरस के लोगों का मुझे सदैव प्यार मिलता रहा है। मेरी पत्नी 2000 से लगातार अब तक जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख के पद पर रह रही हैं। राजनीति में लंबा अनुभव है आपके पास, इसके बाद सामाजिक कार्यों में भी आप लगे रहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या देखते हैं आप हाथरस सदर में? क्योंकि तमाम पार्टियां अपने अपने दावे पेश कर रही हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति देखते हैं हाथरस सदर क्षेत्र? देखिए राजदीप जी, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हाथरस विधानसभा ही नहीं बल्कि हाथरस जनपद की तीनों सीट भारी बहुमत से जीतेगी और उत्तर प्रदेश में पिछले भी रिकॉर्ड से ज़्यादा मतों से, स्पष्ट बहुमत की 2/3 से भी और बल्कि 3/4 बहुमत से सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इस काम पर चल रही है। वो जाति धर्म से ऊपर उठकर कार्य कर रही है। आज आप भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता के लिए राजनीति नहीं करती, व्यवस्था परिवर्तन का कार्य करती है और सबके
साथ जिन लोगों ने पार्टी को वोट नहीं दिया उनका भी विकास में पूरा भारतीय जनता पार्टी बिना जाति धर्म को देखे हुए सबके साथ पूरा न्याय का काम कर रही है। अभी पूर्व में देखा जाए, अभी पूर्व में जिला पंचायत के चुनाव बीते हैं, उसमें भी आपके परिवार का विशेष योगदान रहा और कुछ ऐसी परिस्थितियां हुई जब देखा जा रहा था सबसे मजबूत जिला पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदारी के लिए आपकी घर की तरफ देखा जा रहा था। ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी एक दूसरी पार्टी के जो है व्यक्ति को ले आती है और उनको, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या लगता है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में कोई कसक? देखिए, मैं अनुसूचित जाति समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व में भी मुझे सामान्य सीट पर 2007 में चुनाव लड़ाया था। तो मैं ये पाता हूँ कि ये जिला पंचायत का चुनाव एक अलग किस्म का चुनाव है। इसमें कहीं न कहीं जनता का वोट नहीं होता, डेलीगेट वोट होता है और डेलीगेट वोट विषम परिस्थितियों में अलग तरह से काम करता है। मैं कहीं पार्टी के हिसाब से सूटेबल नहीं था उस चुनाव के लायक और मेरी भी ज़्यादा इच्छा प्रबल नहीं थी। पार्टी ने मुझसे पूछा था चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जैसी परिस्थितियां थीं उनके हिसाब से मैं सूटेबल नहीं बैठ रहा था, इसलिए मैंने खुद ही स्वयं मना कर दिया था कि चुनाव मेरी बजाय किसी और को। तो सामान्य वर्ग से श्रीमती सीमा उपाध्याय जी पार्टी में आई और उनको प्रत्याशी घोषित किया। हम स्वागत करते हैं उनका भारतीय जनता पार्टी में। अब चुनाव नज़दीक हैं, पार्टियां, हर पार्टी अपने दावे पेश कर रही है। ऐसे में अभी एक पूर्वांचल से एक बड़ी रथ यात्रा अखिलेश यादव निकालते हैं और बड़ा उसकी चर्चाएं होती हैं। उसी बीच में एक जो है एक मोदी जी के द्वारा फैसला लिया जाता है कि कानून वापस लिए जा रहे हैं। ऐसे में आप इसको किस नज़र से देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे विरोधी ये आकलन अपने आकलन कर रहे हैं कि मोदी जी का ये पूर्वांचल की रथ यात्रा को देखकर ये फैसला लिया गया या किसानों की नाराज़गी को देखकर ये फैसला लिया गया, आगे आने वाले चुनावों को देखकर? देखिए राजदीप जी, ये स्पष्ट करना चाहता हूँ, ये न भारतीय जनता पार्टी की हार है न विरोधियों की जीत है। ये किसान की हार है और आगे आने वाले समय में किसानों को ये महसूस होगा कि कुछ लोगों ने, विरोधी दल के नेताओं ने भ्रमित करके एक अच्छे कानून को रद्द कराने का कार्य किया है। हम ये जानते हैं, मैं भी एक किसान हूँ, मैं ये जानता हूँ कि खेती आज प्रॉफिट का सौदा नहीं है। खेती में किसी भी स्थिति में प्रॉफिट में जितनी मेहनत होती है, जितने लागत आती है, वो प्रॉफिटेबल नहीं है। उसको अगर हम वैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो खेती के फ़ायदे होंगे और वो तभी हो पाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फॉर्मूला लागू होगा। आज मान लीजिए छोटा किसान है, किसी के पास 5 बीघा खेत है, 1 एकड़ है, 2 एकड़ है, वो खेती में अपने परिवार को नहीं पाल सकता। ये सभी जानते हैं, पूरे सब, आप भी किसान से कहीं जुड़े रहे होंगे और जितने भी किसान हैं वो सब जानते हैं कि खेती में किसी भी स्थिति में हम प्रॉफिट का कार्य नहीं कर सकते। उसे प्रोफेशनल रूप में जब हम बिजनेस के रूप में इस्तेमाल करेंगे तभी उसमें फ़ायदा होगा। इसमें लोगों ने तमाम भ्रांतियां पैदा की कि किसानों की ज़मीन छिना ली जाएगी। क्यों छीन जाएगी? किसान से ज़मीन कौन ले सकता है? उनको एक हर साल का एक कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कॉन्ट्रैक्ट में उनको फ़ायदा है, ठीक है, नहीं फ़ायदा है तो अपना खेती करें, ज़बरदस्ती थोड़ी उनसे कोई ज़मीन छिना लेगा। तो ये तो गलत लोगों ने, गलत विरोधी लोगों ने गलत भ्रांतियां पैदा करके, रही मंडी वाला मामला, मंडी में उसकी इच्छा थी सरकारी मंडी में ले जाए, प्राइवेट में पैसा अच्छा मिल रहा है प्राइवेट में ले जाए, तो उस स्थिति में कहीं भी ये घाटे का सौदा किसान के लिए नहीं था। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में विपक्ष भी अपनी बात रखता है और विपक्ष की बात सुनी जाती है, लोग भ्रमित हो गए और कहीं हम भी किसानों को अच्छी तरह से समझा नहीं पाए कि ये उनके लिए एक अच्छी बात है। आने वाले समय में किसान अपने आप समझ लेंगे और मुझे लगता है कि ये आगे चल के फिर किसान खुद ही इस पर आंदोलन करेंगे कि ये हमारा ज़रूरी है। हाथरस सदर जो विधानसभा है, ये बड़ी महत्वपूर्ण विधानसभा है। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, क्योंकि हम लोग पब्लिक के बीच में गए, लोगों से बातचीत की, तो वोट तो देना चाहता है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन वो बार बार ये कहता है कि वो विधायक के कार्यों से खुश नहीं है। तो ऐसे में कितना चैलेंजिंग होगा, क्योंकि अभी तो डिक्लेयर नहीं है किस प्रत्याशी को टिकट दी जाएगी। ऐसे में अगर पूर्व के जो अभी वर्तमान में विधायक हैं उन्हीं को दोबारा अगर रिपीट किया जाता है तो क्या स्थिति रहेगी, आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न चैनल हैं। भारतीय जनता पार्टी ज़मीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी में ये संभव नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा जांच परख के और जनता की भावना के अनुसार टिकट देगी और संघ परिवार
और पार्टी का जो चैनल है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि पार्टी का जो निर्णय होगा वो ठीक निर्णय होगा और प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी ठीक ही देगी, लोगों की भावनाएं को अनुरूप देगी, संगठन के अनुरूप देगी। हम लोग देखते हैं कि आपकी धर्म पत्नी है, वो आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको सहयोग करती हैं, सामाजिक कार्यों में भी आपके साथ जुड़ी रहती हैं और क्योंकि राजनीति से भी कहीं ना कहीं वो जो है संबंध रखती हैं। ऐसे में क्या लगता है, आप या आपकी पत्नी हो सकता है आगे टिकट के लिए दावेदार हो सकते हैं या पार्टी टिकट देकर उनको सम्मानित कर और फील्ड में उतार सकती है? ये पार्टी का अपना विचार है, पार्टी का जो निर्णय होगा वो सिरदार होगा। अगर टिकट उनको मिलता है तो वो चुनाव लड़ेंगे, टिकट अगर हमको मिलता है तो हम चुनाव लड़ेंगे, या अन्य किसी कार्यकर्ता को मिलता है तो उसको चुनाव लड़ाएंगे। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, पार्टी जो भी निर्णय करेगी वो ठीक निर्णय करेगी। आप भी फील्ड में जाते होगे, लोगों से मिलते होगे, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं की नाराज़गी वर्तमान विधायक को लेकर या कहीं कुछ विकास कार्यों को लेकर ऐसी कहीं आपको चीज़ें देखने सुनने को मिली? देखिए, ये तो सब रहता है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं होते तो लोग थोड़ा सा नाराज़ होते हैं, जो उनका अधिकार है। बाकी पार्टी के स्तर पर मोदी जी से, योगी जी से कोई नाराज़ नहीं है, प्रत्याशी से कहीं नाराज़गी हो सकती है, लेकिन जो कार्य केंद्र सरकार ने पिछले 7 साल में किए हैं वो ऐतिहासिक कार्य रहे हैं। योगी जी ने भी कानून स्थापित करने के लिए बहुत मजबूत कानून व्यवस्था बनाई है। जो माफिया उत्तर प्रदेश में जिनसे जुडिशियल न्यायालय भी डरता था उन पर तारीखें लेने में, पुलिस भी उनके पास अरेस्ट करने में डरती थी, आज वो माफिया उत्तर प्रदेश आने से डर रहे हैं। आपको भी पता होगी कि लोग उत्तर प्रदेश में से बाहर चले गए, पलायन कर गए हैं। तमाम ऐसे माफिया जिनसे लोगों में भय व्याप्त होता था, आज कानून का शासन स्थापित हुआ है और हम धन्यवाद देना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी को। पिछले 4.5 साल में उन्होंने उत्तर प्रदेश में न कहीं आज महिला असुरक्षित है, न अनुसूचित जाति असुरक्षित है, कानून की व्यवस्था कायम है और आने वाले समय में ये कानून व्यवस्था और तेज़ी से सुधरेगी और पिछले से भी ज़्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। मान लीजिए पार्टी आपको या आपकी पत्नी, धर्मपत्नी, दोनों में से किसी को अगर जो है हाथरस सदर विधानसभा सीट से जो है उम्मीदवार बनाती है, ऐसे में अगर आप जनता के बीच में जाते हैं तो किन बातों को लेकर जाएंगे, क्योंकि जनता से किस आधार पर वोट मांगेंगे? देखिए, मेरा बचपन हाथरस में जब गुजरा था, मैंने हाथरस में देखा था उद्योग के लिए यहाँ बाहर से लोग तमाम आते थे। उद्योग नगरी था हाथरस, यहाँ कई उद्योग स्थापित थे। धीरे धीरे विपरीत परिस्थितियों में बहुजन समाज पार्टी के लंबे समय यहाँ विधायक रहे। बहुजन समाज पार्टी की नीतियाँ रीतियाँ इस तरह की रहीं कि उद्योग को उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। लेकिन आज जब से भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, तब से एक जिला एक उद्योग, जिसको भारी हमारे यहाँ हाथरस से हींग के उद्योग को एक जिला एक उद्योग का दर्जा मिला है। मेरा प्रयास होगा कि जो उद्योग धंधे हाथरस में बंद हो चुके हैं, मैं पुनः उनको स्टार्ट करवाऊं और बाहर से भी उद्योग धंधों के लिए हाथरस की ज़मीन मुहैया कराएं, ट्रांसपोर्ट नगर बनवाएं हाथरस में। और जो बहुत पुरानी समस्या थी हाथरस के रिंग रोड की, जिसमें आगरा अलीगढ़ बाईपास का रिंग रोड बन चुका है, जो शेष है हाथरस के जलेसर रोड वाला और मथुरा रोड से क्रॉस करते हुए, ये रिंग रोड मेरी प्राथमिकता में रहेगा। अगर मुझे पार्टी ने अवसर दिया तो मैं अपनी कोशिश ज़रूर करूंगा कि जो समस्याएं हैं हाथरस की, वो आगे समाधान इनका हो सके। एक अंतिम में हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं, जो हाथरस सदर विधानसभा से जुड़े हैं, उनके लिए कोई संदेश हो आपका? हाथरस भाईचारे की मिसाल है, शांति नगरी है। यहाँ विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न जातियों के लोग आपस में बहुत भाईचारे से रहते हैं। मेरा सभी से निवेदन है कि जो हाथरस एक शांति नगरी के रूप में, उद्योगों के रूप में अपनी पहचान रखता है, हाथरस के निवासी उसी तरह से अपनी शांति भाईचारा बना के आपस में मेलजोल से रहें। और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के फार्मूले पर कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से अधिक संख्या में जुड़ें। और जो किसान के 3 कानून अभी मोदी जी ने वापस लिए हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जन भावनाओं के अनुरूप उन्होंने अच्छे कानून को भी
वापस लेने का कार्य किया है। इसलिए मोदी जी धन्यवाद देता हूँ मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे आज रामवीर सिंह भैया जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हाथरस सदर विधानसभा को लेकर और आगामी चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से फील्ड में उतरेगी और किस तरीके से लोगों का विश्वास जीतेगी।